हूती विद्रोहियों के खिलाफ देखिए कितना बड़ा एक्शन लेना पड़ रहा है इजराइल। नहीं, बिल्कुल ये कोई सीज फायर नहीं। और आप बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, यू हिट द नेल ऑन द हेड। ऐसा है दिनेश भाई कि जब इजराइल लड़ रहा है तो इजराइल सिर्फ हिजबुल्लाह हमास से नहीं लड़ रहा, हूतियों से भी लड़ रहा है, और इन दी एंड वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईरान से लड़ रहा है। अब देखिए, बात यह है पूछने वाली और सबसे बड़ी बात समझने वाली कि अगर यमन पे बमबारी करी है इजरायलियों ने तो किसका एयर स्पेस का इस्तेमाल करा है। आप जरा मैप देखिए, मैप पे देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि यमन के ऊपर बिल्कुल नॉर्थ ऑफ यमन है सऊदी अरेबिया, यानी कि जॉर्डन, सऊदी अरेबिया। आप ये कम से कम 2 देश तो हैं जिन्होंने अलाउ करा है इजरायली जेट्स को कि आइए हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल करिए और हूतियों को ठोकिए। ये बात है। तो ये भी समझ लीजिए कि ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात की जाती है उसकी हकीकत दुनिया में क्या है वो भी देख लीजिए, और ये खबर भी देख लीजिए जो अब आ रही है, पलटवार भी देख लीजिए। इस वक्त की अगली बड़ी खबर, इजराइल पर हूती का जोरदार पलटवार। 11 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। यमन ने जबरदस्त ड्रोन अटैक भी किया। बेन गुरियन हवाई अड्डा, मुख्य हवाई अड्डा इजराइल का, उसको निशाना बनाया गया। अश्कलोन में एक बिजली पावर प्लांट को भी हमला, उस पर भी हमला किया गया। अब ये सोचिए, ये ईरान का प्रॉक्सी कहलाता है, इसके पास संसाधन देखिए आप, हाइपरसोनिक ये मिसाइल्स देखिए आप, इसके पास ये ड्रोन देखिए। फिर आपको इस बारे में क्या कोई संदेह रह जाता है कि असल में ईरान ही अलग अलग जगहों से अपने एक्सटेंडेड आर्म से ये लड़ाई आज भी लड़ रहा है। पीके श्रीवास्तव, बिल्कुल दिनेश, ये जो लड़ाई है ये हूती खासतौर से, जिस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ये क्या किसी विद्रोही ग्रुप के पास हो सकती है, किसी मिलिशिया के पास हो सकती है। इसका मतलब ये है कि ये उनका आर्म्ड ग्रुप है जो वहाँ स्टेशनड है, जो थ्रेटन करने के लिए रेड सी को, उधर स्ट्रेट हॉर्मुज को पकड़ा हुआ है, इधर रेड सी के ऊपर अपना दबाव बनाने के लिए हूतीज को इकट्ठा किया है। इसलिए ईरान जो इजराइल कर रहा है वो ईरान के साथ आप कहने सीज फायर हो गया है, उस इलाके के साथ सीज फायर हुआ है, लेकिन ईरान के साथ जंग जारी है। और इनको जब तक आप नष्ट नहीं करेंगे कोई समाधान नहीं है इस समस्या का। हूती, हमस एंड हिजबुल्लाह, इन तीनों आर्म्स को खत्म करना पड़ेगा। उनकी कोर की तरह देखिए, जैसे किसी भी लेकिन मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है कि अगर इतना कॉन्फ्लिक्ट इतना पहले ही चल रहा था, इतने टर्बुलेंस में वो जगह पहले ही थी, तो ये हूतियों को, हिजबुल्लाह को, हमास को सामान कब पहुंचाया जा रहा था सर? यही तो बात है। सामान जिस चोरी छिपे जा रहा था उसको काटा है, अभी काफी कुछ हद तक काटा है, लेकिन सामान तो पहले से पहुंचा हुआ है, उसका इस्तेमाल हो रहा है और रुक रुक के इस्तेमाल हो रहा है। तो ये इसके पीछे स्ट्रैटेजी सर, मेगा स्ट्रैटेजी आपको क्या दिखाई देती है? ये ईरान के साथ सीज फायर करा लो, लेकिन वहां इजराइल को लगातार फंसाई रहो ताकि उसकी ताकत, उसमें एट्रिशन लगातार होता रहे, और फिर कभी भी अपनी मिसाइलें और बढ़ाकर और अपना फिर से हमला बोल दो। नहीं, बिल्कुल देखिए, ईरान में वो काबिलियत नहीं है कि फेस टू फेस 1-to-1 इजराइल के साथ लड़े। ये बात तय है। ठीक है, वो मिसाइल मार सकता है, हाइपरसोनिक मिसाइल। सर ने बहुत बढ़िया पॉइंट ये बोला कि एक विद्रोही ग्रुप के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स आई कब? क्योंकि अभी तक तो हमें यह पता था कि मिसाइल फायर कर रहे हैं। अभी तक हमें यह पता था कि जैसे पुराने सोवियत स्कड मिसाइल थी, उस टाइप की, आप उसको डम मिसाइल कह लीजिए 1 मिनट के लिए, दो दैट इज नॉट द करेक्ट वर्ड, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, आप उसको डम मिसाइल कह लीजिए। वो डम मिसाइल फायर कर रहा था। ये हाइपरसोनिक कब पहुंच गई हूतियों के पास? हाइपरसोनिक इज अ टेक्नोलॉजी जो कि बहुत कम देशों के पास है। मुट्ठी भर देश होंगे जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल फील करते हैं, और आपने, यानी कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं वो दे दी हैं उन्होंने एक विद्रोही ग्रुप के हाथ में। अब क्या हिजबुल्लाह के हाथ में भी दी हैं? सोचिएगा, क्या हमास के हाथ में भी दी हैं? और किस किस के आपके इराक में है विद्रोही ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिसको इराक फंड करता है, सीरिया में है, यमन में है, हर जगह है। पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के फंडेड ग्रुप्स हैं। क्या ईरान ने सबको पहुंचा दिया है हाइपरसोनिक मिसाइल्स? और कौन कौन सी चीजें पहुंचाई हैं उनको, कौन कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल पहुंचाई हैं कि चारों तरफ से आप इजराइल को मारेंगे और चारों तरफ से इजराइल को आप घेरेंगे? ये क्या माजरा है, ये समझने वाली बात। दिनेश, एक बात ख्याल में आती है जब गौरव ने बोला कि क्या उसने अपने असेट्स को, जो हाइपरसोनिक, जो बड़े स्ट्रॉन्ग, मतलब बड़े पावरफुल असेट्स थे, उनको पहले ही डिस्पर्स कर दिया था। डिसेंट्रलाइज करके तो नहीं रख रहा है वो, डिसेंट्रलाइज करके डिस्पर्सल ऑफ असेट्स। इसको हम बोलते हैं कि अगर वॉर में आपने अपने असेट्स को डिस्पर्स कर दिया है सर, इसीलिए मेरा दिमाग इसमें भी जाता है कि क्या यूरेनियम भी डिस्पर्स कर दिया गया है? बिल्कुल सही, तो गौरव बार-बार ये प्रश्न उठाते हैं। और दूसरी चीज सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, दूसरी एक और बात है बड़ी इंपॉर्टेंट। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये गुलेल तो है नहीं कि मैंने पहुंचा दी और आपने चला ली। क्या वहां पे ईरान आर्मी के लोग हैं जो ट्रेन कर रहे हैं? जी नहीं, ऑपरेट कर रहे हैं। ऑपरेट कर रहे हैं। यही चीज ऑपरेशन सिंदूर में हुई थी, जब टर्किश ड्रोन्स थे, वो टर्किश आर्मी वाले लोग ऑपरेट कर रहे थे। टर्किश आर्मी वाज ऑपरेटिंग टर्किश ड्रोन्स अगेंस्ट इंडिया।
यहां पे जो इजराइल के खिलाफ हुती ड्रोन चला रहे हैं, हुती तो विद्रोही ग्रुप है। किसने सिखाया कंप्यूटर पे कैसे काम करके हाइपरसोनिक मिसाइल मारनी? किसने सिखाया उनको? क्या इतनी जल्दी ये सिखाया भी जा सकता है कि सालों साल का परीक्षण लगता है? क्या यहां पे IRGC के लोग हैं जो एक्चुअली यमन की जमीन पे बैठ के ऐसा फायर कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। एक बात और आती है दिमाग में, क्या बांग्लादेश में जब ISI की इतनी ट्रिप्स हो रही हैं, क्या वहां रिलोकेट किया जा रहा है? क्या ये बांग्लादेश के साथ भी यही चल रहा है? ISI इतना जाकर वहां पर भी अपने संसाधनों को रिलोकेट करने, डिसेंट्रलाइज करने का काम कर रहा है। और इसीलिए अगर हम आप ये बात समझ रहे हैं कि यहां पर हुती जो कर रहे हैं, हमास जो कर रहा है, या इधर आप हिजबुल्लाह देख लीजिए, ये सब ईरान कर रहा है असल में, तो क्या इजराइल को समझ में नहीं आ रहा होगा? इसीलिए अगली खबर देखिए, ईरान इजराइल सीज फायर कभी भी खत्म होगा। युद्ध विराम के नाम पर ये जो चल रहा है उसको कभी भी खत्म होता देखेंगे आप। इसका खतरा बढ़ गया। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम शुरू करने के लिए भी दो टूक कह दिया है। अगली जंग के और भीषण होने की आशंका। ये पहले से अब रिसोर्स डिप्राइव्ड है ईरान, मेजर गौरव आर्य। क्या अब की बार अगर ये युद्ध होता है तो पहले से और खतरनाक दुनिया जैसा अंदाजा लगा रही है, या इस बार 2-3 दिन का मामला? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ईरान अब और बुरी तरीके से पीछे पड़ जाएगा एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी के पीछे और न्यूक्लियर वेपन बनाने के पीछे। ईरान की गति में तेजी आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सीज फायर इज ओनली अ फिगमेंट ऑफ ट्रम्प्स इमेजिनेशन। कोई सीज फायर नहीं है, ये सब ट्रम्प की झूठी बातें, चूरन बेच रहा है सबको। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये लड़ाई दोबारा होगी क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को यह पता है कि जब तक इनकी पूरी ऊपर वाली जो एशेलॉन है ये जिंदा हैं, और जब तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इनके पास है, जब तक बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इजराइल चैन की नींद नहीं सो सकता। और ईरान की रजीम को यह बात भली भांति उससे परिचित है कि अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हुए, ये रजीम नहीं बचेगी। ये लड़ाई एग्जिस्टेंशियल है, दोनों अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम इजराइल, मैं ईरान एक दूसरे को ठोकते हैं, ना, ये वजूद की लड़ाई है। इसका फुल एंड फाइनल होना है। ये वजूद की लड़ाई है, और अगर इसका फुल एंड फाइनल होना है तो आप जानते हैं कि जब इस तरह अस्तित्व की लड़ाई, अस्तित्व बचाने की लड़ाई होती है तो फिर कुछ देखा नहीं जाता, और ये पूरी दुनिया को खतरे में डालता है। इसी का डर है। अगली खबर देखिए जरा, 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट बनाएगा ईरान। ईरान का दावा, काहिर 313 के 5th जनरेशन पर काम शुरू। J-31 माफ कीजिए, और F-35 से ये खतरनाक होगा। ये कहर कहा जा रहा है कि J-35 F-35 से खतरनाक होगा, और ये आसमान में वो कहर बरपाएगा कि दुश्मन त्राहिमाम कर। अचानक इनको समझ में आ गया है कि हमारे लिए फाइटर जेट बड़े महत्वपूर्ण है। मिसाइल करते करते फाइटर करने लगे। दिनेश, इसमें तो थोड़ा हास्यास्पद है। ये कहर 313, अब 3 टाइम्स अनलकी है, ये समझ लीजिए, जो नंबर इसका है। और ये 2013 में शुरू हुआ था, तो 4 टाइम्स अनलकी है। ये तब से बंद पड़ा था। अब इन्हें सडनली जाग उठी है कि हम स्टेल्थ फाइटर, आप जिसको देखिए वही स्टेल्थ फाइटर बनाने निकल पड़ा है। जैसे कि टेक्नोलॉजी स्टेल्थ फाइटर की सड़कों पे मिल रही है। लेकिन आप कई बार ऐसी बातें बताते हैं जो मेरे जैसे लेमैन को भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आपने एक बात मेरे को बताई थी कि बना लो स्टेल्थ, VHF वाला रेडार तो पकड़ लेगा। वो रेडार जो जनरली आप चलाते हैं उसमें नहीं होता वो बैंड, लेकिन वो वाला VHF वाला लाएंगे तो पकड़ लेगा। फिर इनके स्टेल्थ क्या करेंगे? स्टेल्थ ये एक है ना, माहौल बनाए रखिए, माहौल स्टेल्थ। हाँ। हम इतने हैं, कहर बनाएंगे। अरे कहर बनाओगे, पहले अपने कहर को बचाओ। अच्छा सर, ये पाकिस्तान वाला एक और रिजेंबलेंस, हम अक्सर बात करते हैं ईरान और वहां वाली, एक और खतरनाक नाम कहर जी। और कह रहे हैं वो 5 कितने सालों से बन ही रहा है जी। लेकिन एक और मैं आपको बात बताता हूं, हाल ही में जो चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनका एक बयान है कि हम ये नहीं चाहते कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में रशिया हारे। उसका कारण है, देखिए, इसका सब कनेक्टेड है। पूरा फोकस चीन में हो जाएगा। वो कहते हैं पूरा फोकस चाइना में हो जाएगा। तो जिस तरीके से ईरान इस्तेमाल करता है हुथियों को, हमास को, हिजबुल्लाह को, उसी तरीके से चाइना इस्तेमाल करता है नॉर्थ कोरिया को, पाकिस्तान को, ईरान को। यानी कि जिस तरीके से हमास ईरान की प्रॉक्सी है, उसी प्रकार से ईरान जो है वो चाइना की प्रॉक्सी है। आपको एक बात यह समझनी पड़ेगी, चाइना की प्रॉक्सी है सर। और चाइना हथियार देगा क्योंकि चाइना यह चाहता है कि ये वहां पे आग लगाए रखे मिडिल ईस्ट में। तेल के प्राइसेस को चाइना कंट्रोल कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिका वहां पे फंसा पड़ा रहेगा बिकॉज ऑफ इजराइल। और तीसरी बड़ी बात, चाइना को यह स्पेस देगा कि चाइना अपने आप ग्रो करे और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को और सॉलिडिफाई करे। ये जिस तरह का एनालिसिस आपको यहां सुनने को मिलता है, मेरा दावा है कि एनालिसिस और इस तरीके का थ्रेडबेयर एनालिसिस कहीं नहीं मिल सकता। लोग करते हैं ना ओरिजिनल और डुप्लीकेट की बातें, अब आप समझ लीजिए ओरिजिनल कहां है। अगली खबर देखिए,
इजराइल में ईरानी जासूसी नेटवर्क का खुलासा, 30 लोगों को जासूसी के आरोप में किया गया गिरफ्तार। टेलीग्राम ऐप के जरिए लोगों को फंसाया गया, पोस्टर लगाने, सरकार के खिलाफ लिखने के टास्क दिए गए। ये मतलब एजेंडा वाली लड़ाई भी जम के लड़ रहे थे जी। लेकिन दिक्कत यह है कि ना उधर कुछ कर पाए हैं ज्यादा, ना इधर कुछ पर कर पाए हैं ज्यादा। नहीं, देखिए, कभी आपने ये देखा कि इजराइल में 30-50 गद्दार मिले? नहीं, आपको कभी रिपोर्ट आई है? ये यहाँ जेसीबी से लटका रहे हैं आप लोगों को।